Hello friends and welcome to the Hindu analysis for 22nd of November 2023। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज से देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट खबर है। फर्स्ट विजुअल्स आई हैं जो 41 जो वर्कर जो ट्रैप हो गए थे टनल में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के, तो उनका जो है पहली जो है रेस्क्यू टीम जो है उसने जो एंडोस्कोपिक कैमरा की मदद से जो है वो बेसिकली वो जो 6 इंच पाइप का हमने कल बताया था ड्रिल करके जो भेजा गया है, जिस उसके थ्रू ही जो है खाना और कम्युनिकेशन जो हमने बोला था एस्टेब्लिश होगा, तो उसके थ्रू जो है उनको देखा गया है पहले ये। और सेकंड खबर देखते हैं, नेतन्याहू हमास चीफ हिंटेड डील ऑन गाजा टूर। तो दोनों ने ही जो बोला है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के इजराइल के, उन्होंने बोला है कि शायद ट्रूस हो सकता है कुछ दिन के लिए, जो है ये जो गाजा में जो वार चल रही है वो होल्ड हो सकती है। तो लॉन्ग अवेटेड जो अग्रीमेंट था विच वुड सी द फर्स्ट ट्रूस ऑफ द वॉर एंड द फर्स्ट मास रिलीज ऑफ दोज हेल्ड बाय बोथ साइड। दोनों ही साइड्स ने, हमास ने जिनको डिटेन कर रखा है और जो इसराइल ने जो डिटेन कर रखा है, वो दोनों ही शायद उसको छोड़ देंगे। तो ये फाइनल स्टेजेस में है और क्लोजर देन इट हैज एवर बीन थिंक, तो उसके पास पहुंच गया है। और दोनों ही साइड जो है वो फ्री कर देंगी वुमेन और चिल्ड्रन को। और डिटेल्स वुड बी अनाउंस्ड बाय कतर विच इज मीडिएटिंग इन द नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन कौन कर रहा है? बेसिकली यहाँ पे जो है कतर वो नेगोशिएशन कर रहा है। देखते हैं, ब्रिक्स की समिट होने वाली है, उसमें जो है जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने कहा है कि इमीडिएट सीज फायर के लिए उन्होंने जो अपील की है गाजा में। तो ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन द इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट शुड इमीडिएटली सीज फायर एंड सस्पेंड हॉस्टिलिटीज। ये जो वर्चुअल समिट हुई थी ब्रिक्स की, उसमें जो है ये चाइनीज प्रेसिडेंट ने बोला है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है ही कॉल्ड फॉर अ सेफ पैसेज फॉर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड प्रेस्ड फॉर एन एंड टू द फोर्स रिलोकेशन ऑफ गाजा स्ट्रिप्स सिविलियन पॉपुलेशन। और साथ ही साथ जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये भी बोला है कि द ओनली वे आउट ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग इजरायली पैलेस्टीनियन क्राइसिस इज टू इम्प्लीमेंट द टू स्टेट सॉल्यूशन। तो ये तीनों बातें जो है उन्होंने बेसिकली बोली, और साथ में जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी वाटर एनर्जी उनको सभी को रिस्टोर करने की जो है बात की गई है कि उनको रिस्टोर किया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, तो ये सारे वन हॉर्न राइनोज हैं। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कहाँ पे है, ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, जो कि कहाँ पे है, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है, असम में। तो असम के काजीरंगा में तो है ही है वन हॉर्न राइनोज, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी ये पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये आपकी असम में है, तो इसकी लोकेशन को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ खास नहीं है, इतनी एडिटोरियल पे चलते हैं। आज का एडिटोरियल देखते हैं। पहला जो है दैट इज अलार्मिंग काउंटडाउन। तो ऑल नेशंस मस्ट स्ट्राइव फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशंस। तो जो अभी यूनाइटेड नेशन ने एक अभी लेटेस्ट उसकी रिपोर्ट जो है उसने, जिसका टाइटल उसने रखा है ब्रोकन रिकॉर्ड्स। तो ये आपको टाइटल ध्यान रखना है तो इसका, और किसने ये रिपोर्ट जारी की? ये जारी की यूनाइटेड नेशंस ने। तो नॉट ओनली डज इट सजेस्ट दैट प्रीवियस वार्निंग्स ऑफ द consequences ऑफ राइजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर बीइंग इग्नोर्ड बट आल्सो दैट न्यू सीलिंग्स आर बीइंग ब्रीच्ड। जो भी नई सीलिंग रखी गई थी लिमिट, वो भी पार हो चुकी हैं। तो ये वार्निंग है कि जो पिछली जो लिमिट्स रखी गई थी ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वो सारी इग्नोर तो हुई है, साथ में जो नई लिमिट सीलिंग रखी गई थी वो भी जो है वो टूटती हुई नजर आती है। तो ब्रोकन रिकॉर्ड रिपोर्ट जो है ये सजेस्ट ये करती है कि जो अकाउंटिंग है फॉर ऑल कमिटमेंट्स मेड बाय कंट्रीज एज पर द पेरिस एग्रीमेंट टू मिनिमाइज देयर इकोनॉमीज रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल, टेम्परेचर जो है वो स्टिल जो है रिजल्ट रहेगा ओवरशूट करेंगे 2.5 डिग्री से लेकर 2.9 डिग्री सेल्सियस तक का। जब जो टारगेट था वो 2 डिग्री सेल्सियस का रखा गया था पेरिस एग्रीमेंट में, उसको भी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने की कोशिश करने की बात की थी। लेकिन जो ओवरशूट आप देख सकते हैं 2.5 से 2.9 डिग्री सेल्सियस के बीच ओवरशूट कर रहा है। तो टू कीप द टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एमिशंस बाय 2030 मस्ट बी कट बाय 28%। अगर आपको 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो रखना है तो 2030 तक एमिशन में कितना कट होना चाहिए? 28% तक कट करना पड़ेगा। और अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना चाहता तो उनको जो है 742% तक एमिशन जो है वो आपको कट करना पड़ेगा अभी भी, ठीक है ना। फिर ये भी बोला है कि टू कीप टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो एनुअल एमिशंस है उनको रिड्यूस करना पड़ेगा आपको एवरी ईयर अंटिल 2030 बाय 8.7%। अगर आप अब से देखेंगे तो हर साल जो 8.7% से अगर आप रिड्यूस करें तब ये 47% 43% वाला जो हम 42% वाला जो हमने ऊपर बताया वो अचीव हो पाएगा, ठीक है ना। फिर रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो वर्ल्ड कलेक्टिवली जो है एमिट करता है वो 57.4 बिलियन टन जो है उसने एमिट किया था 2022 में। और ये क्या है? ये देखिए घटाने की बजाय और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इंक्रीज है वहां पे आप देखेंगे साफ साफ
1.2% का इंक्रीज है ओवर 2021। तो हम घटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एक्चुअल टर्म्स में जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पैंडेमिक के बाद जरूर एक ड्रॉप देखने को मिलता है एमिशन में, 4.7% का ड्रॉप था, लेकिन जो प्रोजेक्शन थी 2023 के लिए सजेस्ट करी थी, ग्लोब इज नियरली बैक टू प्री पैंडेमिक एमिशन लेवल, और वही है कि प्री पैंडेमिक लेवल हम फिर वापस आ गए हैं। उस ड्रॉप का कोई फायदा नहीं हुआ, वो फिर से एक तरह से फिर उतना ही पहुंच गया है। तो अक्टूबर की अगर इस साल की बात करें तो 86 डेज जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, टेम्परेचर्स ओवर 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और सितंबर जो है वो हॉटेस्ट रिकॉर्डेड मंथ जो है एवर रिकॉर्ड किया गया है। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो 1.8 डिग्री सेल्सियस अबव था प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, तो घटने की बजाय टेम्परेचर बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। सॉल्यूशन के टर्म्स में फिर से रिपोर्ट ने वही रिपीट किया है कि जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं उनको और जो हिस्टोरिकली रेस्पॉन्सिबल हैं इस गोबलिंग के लिए, ठीक है ना, स्पार्स एटमॉस्फेरिक कैपेसिटी फॉर कार्बन मस्ट कमिट टू ग्रेटर एंड फास्ट रिडक्शंस, उनको ज्यादा कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, उनको जल्दी और तेजी से रिडक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, उनके जो टारगेट्स है कमिटमेंट है वो ग्रेटर लेवल के होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज पैरोकियल लॉ, स्टेट्स नीड टू इम्प्लीमेंट लेबर राइट्स यूनिफॉर्मली एंड नॉट रिलाई ऑन प्रोटेक्शनिज्म। तो यहाँ पे जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्वेज किया था, जो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 में उन्होंने किया था, जिसमें 75% रिजर्वेशन दिया था स्टेट डोमिसाइल्स के लिए। कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी जॉब है, जो मंथली सैलरी लेस देन या अप टू 30,000 दे रही थी, उनको जो है 75% रिजर्वेशन उसमें लोकल कैंडिडेट्स को दे दिया गया था जिनका हरियाणा में डोमिसाइल है। तो यहाँ पे इसको अच्छा डिसीजन बताया उधर ने कि अच्छा काम किया है कि हाई कोर्ट ने इसको क्वेश किया है। कोर्ट ने यहाँ पे 5-6 वो जो दिए हैं अपने उसमें, कोर्ट ने स्टेटमेंट में ये कहा है कि इट वाज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ स्टेट टू लेजिस्लेट ऑन द इशू एंड रेस्ट्रिक्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर्स फ्रॉम रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम ओपन मार्केट। पहली बात तो ये स्टेट के जो परव्यू से बाहर है कि वो लेजिस्लेट कर सके कि जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं वो रिक्रूट करेंगे या नहीं करेंगे ओपन मार्केट से। दूसरा, इक्वालिटी जो गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 उसके भी वायलेशन कर रही है ये, जो फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में कि फ्री प्रोफेशन का जो आपने कि कुछ भी काम कर सकते हैं, उसके वायलेशन में है। फिर साथ साथ अगर आप 75% रिजर्वेशन एलोकेट कर रहे हैं लोकल्स को, तो जो ये एक्ट था ये मिलिटेट कर रहा था अगेंस्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्री, और इस तरह के एक्ट जो है वो जाहिर सी बात है वो लीड करेंगे कि बाकी के स्टेट जो है वो भी इसी तरह के या सिमिलर एनेक्टमेंट्स लेके आ जाएंगे। तो इससे जो है जो एक तरह की आर्टिफिशियल वॉल्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगी थ्रू आउट इंडिया। तीसरा ये बताया। चौथा, कोर्ट ने बोला है कि ये जो एक्ट था ये अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करा था वर्कर्स के ऊपर, उनका कौन सा राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी जो उनका राइट है अंडर आर्टिकल 19 उसको इम्पोज कर रहा था, अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उस पे लगते हुए दिख रहे थे। फिर पांचवा जो कोर्ट ने यहाँ पे जो दिया था रीजन वो दिया कि कोर्ट ने टर्म किया है जो रिक्वायरमेंट है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में स्टुपुलेटेड इन द एक्ट इज अकिन टू दोज अंडर इंस्पेक्टर राज, जैसे इंस्पेक्टर राज के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट थे, इस तरह के रिक्वायरमेंट्स आपने एम्प्लॉयर्स पे लाद दी है, ठीक है ना। तो ये 5 जो है रीजन दिए गए हैं। तो फिर साथ में ऑथर ने ये भी सजेस्ट किया ये एक तरह से का सेगमेंटेशन क्रिएट कर देता है लेबर मार्केट में, जहाँ पे लो वेज माइग्रेंट वर्कर जो है एक साइड होते हैं और जो लोकल वर्कर्स हैं जिनको बेटर बार्गेनिंग पावर होती है वो दूसरी साइड खड़े होते हैं। और ऑथर ने ये भी कहा कि अगर स्टेट सच में चाहती है, ट्रूली कंसर्न है कि वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट सच में करना चाहती है, तो उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है चाहे वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में है, वो सारे जो बेसिक लेबर राइट्स हैं उनको एंजॉय करें, और क्योंकि वो उनको लीगली ड्यू हैं, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सभी वर्कर्स के लिए तैयार करें कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास होना चाहिए, और जो भी एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेज हैं उनको कर्ब करना चाहिए, जो भी एम्प्लॉयर कर रहा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और प्रोटेक्शनिज्म जो है लेबर मार्केट में वो आंसर नहीं है इस लेबर के जो प्रॉब्लम्स हैं या उनका, ये वर्कर्स का सॉल्यूशन नहीं है। आगे देखते हैं। तो पहला एडिटोरियल ये लीड आर्टिकल आज का ये वाला तो पॉलिटिकल है, इसको नहीं देखेंगे। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है 28 जो है होने वाली है यूएई में, ये हमको दुबई में हमको सभी को पता है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि एग्जामिन करेंगे हम कि जो क्लाइमेट चेंज है वो कैसे कंट्री की हेल्थ को जो है अफेक्ट कर रहा है, बेसिकली इंडिया के उस पर क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अगर कंटिन्यू रहा अनअबेटेड बिना रुके तो इट कुड वर्सन इंडिया डबल बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये ऑथर ने यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज जो है अफेक्ट करता है हेल्थ को डायरेक्टली, कैसे? ज्यादा सिकनेस होती है, डेथ भी ज्यादा होती है। इनडायरेक्ट वेज में देखें तो अफेक्ट करता है न्यूट्रिशन को, रिड्यूस करता है वर्किंग आवर्स को,
और इंक्रीज करता है क्लाइमेट इंड्यूस्ड स्ट्रेस को। तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों इफेक्ट यहाँ पे बताए ऑथर ने। फिर एक एस्टिमेट से अगर देखें तो अगर ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस से, तो बहुत सारे जो पार्ट्स हैं इंडिया के वो अनइनहेबिटेबल हो जाएंगे। ये भी एक रिपोर्ट जो है एक एस्टिमेट सजेस्ट करता है। तो यानी कि दूसरा जो नेशंस ने एग्री किया था पेरिस एग्रीमेंट में कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है राइज को कैप को राइज जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको रोकेंगे, वो कैप भी जो है हम अचीव नहीं कर पाए, उसमें भी हम फेल हुए हैं। और जो क्लाइमेट इमरजेंसी है जैसे कि एक्सट्रीम हीट है, साइक्लोन्स है, फ्लड्स हैं, ये इंक्रीजिंग रेगुलरिटी के साथ होने के इनके चांसेस बढ़ गए हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा बढ़ रही है। डबल बर्डन की बात की यहाँ पे इंडिया की, जो इंडिया फेस करता है डबल बर्डन ऑफ मॉर्बिडिटी, इंडिया फेस करता है किस किस से, कम्युनिकेबल डिजीज से और साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। ये जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज ऐसे ही होता रहा तो और ज्यादा वर्सन हो जाएंगी। फिर ऑथर ने ये बोला है कि क्लाइमेट चेंज क्या करता है बेसिकली, इट कुड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ वेक्टर्स सच एज मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, टिक्स एंड एज एट अननोन वंस, जो अभी हमें नहीं भी पता शायद उनकी भी ग्रोथ को और बढ़ाएगा और वेक्टर्स को। और जो चेंज है सीजनलिटी का जो इन्फेक्शन में आ रहा है, जो बेसिकली चेंजेस ये हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से उनकी लाइफ साइकिल में और उनकी सीजनलिटी जो इन्फेक्शन है उसमें भी हमें चेंज देखने को मिल रहे हैं, उसमें फैसिलिटेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा जो है क्लाइमेट चेंज, इट कुड आल्सो फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड पैथोजेंस इनटू एरियाज वेयर दे डिड नॉट एग्जिस्ट, जहां पे एग्जिस्ट भी नहीं करते वहां पे भी वेक्टर्स और जो आपके पैथोजेंस है वो पहुंच रहे हैं। फिर चौथा बोला है उसने कि जो हीट है इट आल्सो अल्टर द विरुलेंस ऑफ पैथोजेंस, उनकी विरुलेंस में फर्क पड़ता है, कई बार ज्यादा विरुलेंट हो जाते हैं वो। फिर जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और वाटर है वो तो कम हो ही रही है, और जो डिक्रीज है न्यूट्रिशनल वैल्यू में फूड का, वो भी वल्नरेबिलिटी जो है डिजीज की उसको इंक्रीज करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना। फिर ये भी बोला है जो हीट है, फिजिकल एक्सर्शन है और जो डिहाइड्रेशन है वो कांस्टेंट स्टेट रहती है लेबरर्स के लिए, और ये जाहिर सी बात है इट कुड लीड टू किडनी इंजरीज हो सकती है उससे, जो इंडिया में अब आपको देखने मिले राइज पे है। और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो है वो भी कहीं ना कहीं उससे भी अफेक्ट हो रहा है। फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की बात करें वो भी बढ़ गई है, किसकी वजह से, जो इंक्रीड और एक्सटेंडेड एपिसोड्स हुए एयर पोल्यूशन के उसकी वजह से। ठीक है ना। फिर कुछ डिप्रेशन, एग्रेवेटेड स्ट्रेस जनरेटेड बाय चेंज इन वेदर कंडीशंस वो भी देखने को मिले, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो भी जो है क्लाइमेट इमरजेंसी की वजह से वो भी साथ में लेके आई हुई है। ठीक है ना। ये सारी चीजें हालांकि रेयरली रिकॉग्नाइज की जाती है इंडिया में, लेकिन और एड्रेस तो बहुत ही कम की जाती है, रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हम इतना ज्यादा इनको, डिप्रेशन को जो स्टेट्स बढ़ रही है लोगों में उसको। ठीक है ना। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो सब, इनको ना तो रिकॉग्नाइज करते भी तो एड्रेस तो बहुत ही कम किया जाता है। फिर उसने बोला कि इंडिया जो है अर्बनाइज, अगर देखें अर्बनाइजेशन का पेस इंडिया में तो वो काफी रैपिड पेस पे जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की बात है कि वो बढ़ तो रैपिड पेस पे रहा है लेकिन अनप्लान्ड मैनर में जो बढ़ रहा है वो चिंता की वजह है। इसमें उतने आवे थे कि अर्बन एरिया जो है वो ज्यादा वार्मर देखने को मिलते हैं कंपेयर टू सराउंडिंग रूरल एरिया, स्पेशली नाइट के टाइम पे। और इसके लिए एक जो मेन कारण है वो हीट आइलैंड इफेक्ट बोला है इसमें, कि हीट आइलैंड बन जाते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और क्लाइमेट चेंज जो है इट पुट फर्दर प्रेशर ऑन द वीक अर्बन प्राइमरी हेल्थ सिस्टम, जो ऑलरेडी वीक है हमारा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सिस्टम, उस पे जो क्लाइमेट चेंज है वो और एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सफर कर रहा है इल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन से, अर्बन प्लानिंग दैट डिस्करेज फिजिकल एक्टिविटी और वर्क रिलेटेड एंड कल्चरल स्ट्रेस, इन सबसे ऑलरेडी जो जूझ रहा है उसको कहीं ना कहीं जो हमारा क्लाइमेट चेंज है या क्लाइमेट इफेक्ट्स है उसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं। क्योंकि ऑथर ने यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा सा बताया, क्योंकि इम्पैक्ट जो है वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से कई बार बढ़ता हुआ दिखता है। तो अगर इस तरह के सिस्टम प्लेस करेंगे आप जिनमें सोशल सपोर्ट हो और हेल्थ सर्विसेज जो हो अच्छी हो, तो वो जरूर इसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। फिर उतने क्या, क्योंकि बेनिफिट जो है वो अपस्ट्रीम इंटरवेंशन से आएगा, जो मेनली फोकस करे बेटर अर्बन प्लानिंग पे, ग्रीन कवर पे, वाटर कंजर्वेशन पे, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन पे। ये जो है एक बड़े लेवल पे अगर आप इन सब चीजों को लाएंगे तो इससे केवल हेल्थ ही नहीं सुधरेगी, ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं हेल्थ के उन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, उनको उन लेवल पे आपको सोचेंगे तो थोड़ा सा ये इफेक्ट को जो है मिटिगेट किया जा सकता है। तो उसने यहाँ पे हर लेवल पे एक्शन की बात करी है कि अगर आपको क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है तो आपको ग्लोबल, रीजनल, इवन लोकल लेवल तीनों जगह पे आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज को आपको रिकॉग्नाइज करने पड़ेगा, और जो इसका इम्पैक्ट है हेल्थ पे एज ए प्रॉब्लम उसको रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, और फिर उसको एड्रेस करना पड़ेगा आपको। तो रिसर्चर जो हैं जो इस एरिया में बेसिकली काम कर रहे हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा, पॉलिसी ऑप्शंस के साथ आना पड़ेगा ताकि उन पे एक्शन लिया जा सके। ठीक है ना। नेशनल और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट तीनों को एक साथ डिसाइड करना पड़ेगा, एक साथ करके काम करना पड़ेगा, पॉलिसी ऑप्शन बनाने पड़ेंगे, और जो भी ऑप्शंस रिसर्च के थ्रू जनरेट हुए हैं उन पे काम करने के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगे, एक्शन लेने पड़ेंगे। और जब तीनों स्ट्रीम जो प्रॉब्लमेटाइजेशन है वो, पॉलिसी ऑप्शंस है वो, और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है एक साथ आएंगी,
तब जो है ये हो सकता है कि जो चेंज है वो हमें लाइकली देखने को मिल सकता है। तो ये सॉल्यूशन ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं इंडिया जापान कन्वर्जन साउथ ईस्ट एशिया। तो बेसिकली पूरे आर्टिकल में यही बताया है यहाँ पे कि जो फिलीपींस है या साउथ ईस्ट एशिया की जो आसियान की कंट्रीज हैं, वो बेसिकली जब से चाइनीज लेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब से ड्रॉप हुआ है उनमें, तब से वो जो है किसकी तरफ, जापान और इंडिया की तरफ ज्यादा अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के रूप में उनको देखने लगे हैं। पूरा आर्टिकल में यही बताया गया है यहाँ पे, और कुछ नहीं बताया है। तो जापान और इंडिया जो है दोनों का अगर आपस में देखें तो इन्होंने जो एंगेजमेंट है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ उसको बोस्टर किया है और कॉम्प्लीमेंट भी किया है जो इंटरेस्ट रेजिडेंट कंट्रीज का, जैसे फिलीपींस है, ताकि उनकी जो ससेप्टेबिलिटी है चाइना के एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक क्लाउड की और डीपनिंग पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी है, उनको एड्रेस किया जा सके, उनको लेसन किया जा सके। फिर जो स्टेट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन सर्वे ऑफ 2023 की रिपोर्ट थी, उसमें ये बताया कि जापान और इंडिया जो है वो टॉप 2 चॉइस हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए जब वो अल्टरनेटिव ढूंढती हैं चाइना के। ठीक है ना, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के रूप में जब अल्टरनेटिव ढूंढते तो इंडिया और जापान दो टॉप कंट्री हैं। आपस में जो इंडिया जापान के स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप को भी यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि हम काफी चीजों में एंगेजमेंट में हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि चाहे वो बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हो या फिर 2+2 मीटिंग्स और डिफेंस और जो हम एक्सटर्नल अफेयर्स में करते हैं, ठीक है ना, उनमें भी है। चाहे वो मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क हो जैसे क्वाड हो या G20, वहाँ पे दोनों का एंगेजमेंट काफी अच्छा है। फिर जो थर्ड कंट्री कोऑपरेशन मॉडल है इंडो पैसिफिक और बियॉन्ड में, उसमें भी दोनों कंट्री का कोऑपरेशन काफी देखने को मिलता है, सिर्फ डिफेंस में ही नहीं है। ठीक है ना, तो जैसे कि इसमें कुछ इमर्जिंग ट्राइलेटरल पार्टनरशिप भी बताई है इंडिया की, जो जापान, इंडिया और बांग्लादेश का एक आप देख सकते हैं, और साथ में ही ऐसा ही फ्रेमवर्क है कि इंडिया, जापान और श्रीलंका के बीच भी है। तो इंडिया जो है सिग्निफिकेंटली जो है डीपन कर रही है अपनी टाइज किसके साथ, साउथ एशियन ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, जैसे फिलीपींस है। तो थर्ड कंट्री डेवलपमेंटल मॉडल को भी हमें लिखना चाहिए, जैसे कि हम टोक्यो को ले रहे हैं, तो सब रीजन में जो है ग्रेटर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी देने के लिए या रीजन को अच्छा अपना बेस बनाने के लिए हमें इस तरह के ट्राइलेटरल एग्रीमेंट्स को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है ना, एसी कोचेस राइज एट द कॉस्ट ऑफ स्लीपर एंड सेकंड क्लासेस। जो डाटा पॉइंट में आज बेसिकली बोला है कि जो जोन वाइज देखें तो जो एसी कोचेज हैं उनको काफी ज्यादा वो बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं सेंट्रल जोन में, नॉर्दर्न जोन में और वेस्टर्न रेलवे में। वहीं साउदर्न और ईस्टर्न जोन में ये ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ऑथर ने यहाँ पे बात भी कही है कि अगर आप देखें तो जो एसी कोचेज हैं या प्रेफरेंसेज है वो बढ़ती हुई नजर आती है कंपेयर टू जनरल सेकंड क्लास कोच या फिर जो आपके स्लीपर कोचेज हैं। और ये चेंजेस जो हैं दीज आर बेसिकली सीरियस इंप्लीकेशंस एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रैवलर्स रिजर्विंग अ टिकट इन स्लीपर एंड सेकंड क्लास हैज कम डाउन। और वहीं या तो उनको अपग्रेड करना पड़ता है एसी कोचेज के लिए या फिर उनको अल्टरनेटिव ट्रेवल प्लान बनाना पड़ता है। तो इन वजह से बेसिकली सीरियस इंप्लीकेशंस हैं। 2019-20 में अगर देखें तो जो जितने भी पैसेंजर्स थे जो इंडियन रेलवे ने कैरी किए, जिसमें रिजर्व एंड रिजर्व दोनों हैं, तो 7.8% जो है वो एसी कोचेज में थे, और शार्प जंप था जो कि पहले 3.6% था एक डिकेड पहले, वही इंक्रीज है 4.2 परसेंटेज पॉइंट्स का ये। और जो शेयर है जो ट्रेवल करते हैं सेकंड क्लास में वो रिड्यूस हुआ है जरूर, 85.3% से लेके 76.5%, ये डिक्रीज 8.7 परसेंटेज पॉइंट्स का है। वहीं पे जो रिजर्व पैसेंजर्स है जो एसी कोचेज से कैरी वो इंक्रीज हुआ 9.8% पॉइंट से, जबकि जो स्लीपर क्लास का है वो डिक्रीज हुआ 2.8% पॉइंट से, और जो सेकंड क्लास का है वो डिक्रीज हुआ 6.6% पॉइंट से। ये जो डिकेड कंसिडरेशन में लिया गया है। जोन वाइज कंपैरिजन हमने बता दिया। कॉस्ट वाइज देखें तो 80 पैसे का डिफरेंस है पर पैसेंजर पर किलोमीटर बिटवीन एसी 3 टियर कोचेज और रिजर्व्ड स्लीपर क्लास इन 2019-20। वहीं पे जो फेयर है एसी 3 टियर का वो बढ़ा है 33 पैसे पर पैसेंजर पर किलोमीटर से पिछले डिकेड में। वहीं जो रिजर्व्ड स्लीपर क्लास का है वो केवल 17.4 पैसे से जो है वो बढ़ा है। तो ये चेंजेस जो है मैंडेटेड किए थे क्योंकि पुअर ऑपरेटिंग रेशियो था इंडियन रेलवेज का, जो कि पेंडेमिक के बाद थोड़ा सा वर्सन हुआ था। ठीक है ना, तो बाकी इसमें कल भी डिस्कस आएगा डाटा पॉइंट में कुछ। तो नेक्स्ट इज द OECD रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर OECD ने बेसिकली नई रिपोर्ट पब्लिश करी है, और उसने ये बताया कि जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे फेल शॉर्ट ऑफ देयर प्रॉमिस टू जॉइंटली मोबिलाइज $100 बिलियन a year टुवर्ड्स क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन नीड्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन 2021, 1 year पास द 2020 डेडलाइन। 2020 की जो डेडलाइन थे उसके बाद जब 2021 में देखें तो $100 बिलियन का जो प्रॉमिस किया था उससे वो शॉर्ट दिखाई देते हैं। मोबिलाइज कर पाए केवल $89.6 बिलियन इन 2021, और फाइनेंशियल जो एडेप्टेशन थे वो फेल हुए 14% से 2021 में कंपेयर टू 2020। ठीक है ना, तो जो OECD है वो लार्जली ग्रुप है रिच कंट्रीज का, जिसमें आपका यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा और बाकी कंट्रीज आती हैं। रिपोर्ट जो है एज सच इट ऑफर्स अ पीक इनटू देयर आइडिया ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस
अहेड ऑफ द COP28 क्लाइमेट टॉक्स इन द UAE नेक्स्ट वीक। तो उससे पहले इसने रिपोर्ट में थोड़ा सा उसमें झांकने की कोशिश की है। OECD रिपोर्ट ये कह रहा दिखा रहा है कि जो 73.1 बिलियन डॉलर जो है मोबिलाइज हुआ था 2021 में बाय पब्लिक सेक्टर, और 49.6 बिलियन डॉलर जो है प्रोवाइड किया गया था एज लोन। ठीक है। To meet the scale of the challenge, people like the US climate envoy John Kerry have routinely emphasized the role of private sector could play। प्राइवेट सेक्टर के रोल को जरूर यहाँ पे बात की, लेकिन क्लाइमेट फाइनेंस एक्चुअली होता क्या इसको देखे तो अगर प्रेजेंट में देखें तो कोई भी जो है कॉमनली एग्रीड जो है वो डेफिनेशन नहीं दी हुई है क्लाइमेट फाइनेंस की। क्लाइमेट फाइनेंस की कोई भी कॉमनली एग्रीड डेफिनेशन है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो है वो उन्होंने इसको अभी भी वेग बना रखा है, और इसके चलते जो है ये जो एम्बिगिटी है वो जाहिर सी बात है किसके फेवर में काम करेगी, ये एम्बिगिटी जो रिचर कंट्रीज हैं उनको फेवर कर रही है, क्योंकि जो डोर है वो भी ओपन है, आप किसी भी चीज को जो है आर्बिट्रेरली क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी फंडिंग को कि वो क्लाइमेट फाइनेंस है। ठीक है ना। ODA और जो हाई कॉस्ट लोन्स हैं उनको भी जो क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में जो है वो कर देते हैं, और इससे जो है स्क्रूटनी है उसको स्कोप कर जाते हैं, और क्लियर डेफिनेशन अगर रखेंगे तो जो सी बात है उसको आप ज्यादा अच्छे से स्क्रूटनाइज कर पाएंगे कि क्या क्लाइमेट फाइनेंसिंग हुई है या नहीं। OECD रिपोर्ट ने ये भी ऐड किया है कि 2025 तक डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो एस्टिमेटेड थी टू रिक्वायर अराउंड $1 ट्रिलियन ईयर इन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट में। $1 ट्रिलियन पर ईयर की जो है जरूरत पड़ने वाली 2025 से अगर हम देखें, और ये रफली राइज कर जाएगा 2.4 ट्रिलियन ईच ईयर बिटवीन 2023 और 2030। तो 2025 तक जो $1 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट थी वो अब बढ़ के 2026 से 2030 तक $2.4 ट्रिलियन ईच ईयर होने वाली है, और जो $100 बिलियन का गोल था वो भी तो काफी छोटा नजर आता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है ना। व्हाट रोल कैन प्राइवेट सेक्टर प्ले, तो यूएस वो तो हमने बता दिया कि वो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा रोल प्ले करेगा, लेकिन OECD रिपोर्ट ने ये बताया है कि इसने भी ये जो उम्मीदें हैं प्राइवेट सेक्टर से ऑप्स की उन पे भी कोल्ड वाटर थ्रो कर दिया एक तरह से, क्योंकि उन्हें ये दिखाया कि जो प्राइवेट फाइनेंसिंग है क्लाइमेट एक्शन के लिए वो स्टैग्नेट है पूरे डिकेड की, अगर पिछले डिकेड की बात करें पूरे डिकेड तक जो है स्टैग्नेटेड दिखाई देती है। ठीक है ना। एज ए कोर्स करेक्शन मेजर जो OECD रिपोर्ट है वो सजेस्ट करती है डी रिस्किंग विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड कोल्ड ऑन MDB मल्टी डायमेंशनल बैंक जो है वो आपके टू इंटीग्रेट प्राइवेट फाइनेंस मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी एज ए पार्ट ऑफ देयर कोर ऑब्जेक्टिव। तो ये उन्होंने सजेशन दिया है कि डी रिस्क करना पड़ेगा गवर्नमेंट इंटरवेंशन को किसके साथ, और कॉल ऑन करें वो जो भी मल्टी डेवलपमेंटल बैंक हैं उनको कि वो इंटीग्रेट करें प्राइवेट फाइनेंस को, मोबिलाइज करें वो स्ट्रेटेजी एज ए पार्ट ऑफ देयर कोर ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। जो OECD रिपोर्ट है वो ये करता है कि इवन दोज हु प्लेस होप इन हायर प्राइवेट फंडिंग फॉर क्लाइमेट एक्शन इन द फ्यूचर रिकॉग्नाइज दैट इट इज गवर्नमेंट्स एंड MDB दैट आर द एनेबलिंग पार्टीज हियर। मेनली जो रोल दिखा है वो मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स का दिखा है, या फिर जो गवर्नमेंट है उनका फंडिंग में रोल दिखाई देता है। ठीक है। व्हाट्स द मैटर, अ शॉर्ट ट्रीटाइज ऑन इंडियन मटेरियलिज्म। तो मटेरियलिज्म की कहानी फिलोसफी का बेसिकली आर्टिकल है। मटेरियलिज्म ना तो नया है ना ही मिस्टिकल है, और लगभग इट इज बीन अराउंड एज अ सिस्टम ऑफ थॉट सिंस द अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और सिंपली अगर बात करें तो मटेरियलिज्म क्या है, इट मेंटेन्स दैट द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग दैट इज अ मैटर। तो यही मटेरियलिज्म है यहाँ पे, बेसिकली मटेरियलिज्म को यही बताया है। और नाम में क्या है मटेरियलिज्म, अगर इंडिया में देखें तो इसके कई नाम है, लोकायत भी है, चर्वक भी है, भौतिकवाद बोल देते हैं, जड़वाद बोल देते हैं, कई बार देहात्मवाद भी बोल देते हैं। तो ये सारे फेमिलियर नेम्स है जिनको मटेरियलिज्म को डिस्कस करने के लिए बताया जाता है। तो मटेरियलिज्म एक ऐसी फिलोसफी है जो एग्जिस्ट करती है हर एक जगह, लेकिन बिना किसी उसका कोई परमानेंट कोई होम नहीं है। तो यही सारा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर आपको फिलोसफी का आपका सब्जेक्ट है तो उससे पढ़ सकते हैं, वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है। आगे देखते हैं। इन्फ्लेशन पे है, स्टिल रिमेन्स अ की रिस्क टू ग्रोथ क्वेश्चंस फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्वेश्चन किया कि जो मिनिस्ट्री है उसने ये बोला कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल फ्लोज है दैट कुड अफेक्ट द रुपीज वैल्यू एंड द बैलेंसेज ऑफ पेमेंट्स सिचुएशन notes in its monthly economic review that inflationary pressures have moderated and will benefit from the side in global oil prices। ठीक है। जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में स्लाइड हुआ है देखने को मिला है उससे बेनिफिट जरूर होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर वो मॉडरेट हुआ है। तो मिनिस्ट्री ने जो पोटेंशियल रिस्क था दैट प्राइस गेन्स पोज टू ग्रोथ इवन एज इट सीज ड्रॉप इन क्रूड ऑयल प्राइसेस एज ए मॉडरेटिंग फैक्टर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है जो प्राइवेट कंजम्पशन है स्पेंडिंग हैज इमर्ज्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर ऑफ ग्रोथ दिस ईयर
और नोट्स ये उसने ये भी नोट किया है कि जो फेस्टिव सीजन है इट हैज फर्दर स्ट्रेंथन द कंजम्पशन डिमांड को। साथ में ये भी पॉसिबिलिटी लगाई है कि डिमांड बीइंग टेम्पर्ड बाय फुलर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये सारी जो है ये चीजें जो है आपकी बताई गई हैं। इधर आगे देखते हैं, स्पोर्ट्स में तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, कोल इजंट इजी टू एक्सक्लूड फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये साइंस का एक आर्टिकल आया है यहाँ पे। स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी विल जनरेट इन्वेस्टमेंट एंड जॉब, बट इन प्रैक्टिस अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है मस्ट मीट द पीक डिमांड एट ऑल टाइम्स। जो एफिशिएंट ऑपरेशन है थर्मल पावर प्लांट्स के इट इज क्रिटिकल फॉर इंडिया, और वो इंश्योर करते हैं जो पीक एंड ऑफ पीक जो डिमांड्स है वो मैट हो कंटिन्यूसली, और वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे जो है वो मैट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल में देखते हैं तो जो ये डाटा है इसमें ये बताया है कि ओनली 11.5% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इंडिया में वो प्रोड्यूस होते हैं वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, और जो कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स है वो जनरेट करते हैं 74.3% जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23, एंड कंटिन्यू टू इंक्रीज दियर शेयर। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट्स का शेयर है वो बढ़ता हुआ नजर देता है, ये डाटा आप याद रख सकते हैं। जो इंडिया का क्यूमुलेटिव एमिशन है फॉसिल फ्यूल से और इंडस्ट्री जो से रहा है बिटवीन 1750 एंड 2021 वो केवल 3.3% था ऑफ द ग्लोबल टोटल, और ये यूरोप का अगर देखें 31% था, यूएस का 24.3% था, चाइना का 14, इन सबसे कितना पीछे है। ठीक है ना, और ये जो डेवलपमेंट नीड्स है हमारी जो 17% की वर्ल्ड पॉपुलेशन को है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक एम्प्टी कैच फ्रेज सा नजर आता है अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा देखिए केवल 3.3% हम एमिशंस कर रहे हैं, जबकि बाकी कंट्री या जो ये है उनका आप देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना, कोल की बात करें यहाँ पे तो जो इंडिया का एमिशन तो हमने बताई था 3%, वहीं पे जो हमें नीड फुलफिल करनी है हमारी 17% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसको, वो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी जिसको हमें अटेंड करना ही पड़ेगा। हम बात बता दें जो बैटरीज हैं दे विल बिकम कॉस्ट इफेक्टिव कब, ओनली आफ्टर 2030। क्यों, टैरिफ्स ऑफ पिट हेड जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं और ओनली 40% ऑफ द राउंड द क्लॉक टैरिफ्स फॉर सोलर प्लांट्स बैक्ड बाय बैटरी स्टोरेज। दूसरा ये भी बताया कि जो इंक्रीजिंग बैटरी कैपेसिटी है इट विल रिक्वायर इंपोर्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, ग्रेफाइट है, और ये सोर्स मेनली कहाँ से होते हैं, चाइना से होते हैं। तो इससे भी जो है जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी है उसको रिस्क है। ठीक है ना, क्योंकि इन चीज के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है। तो इंडिया का जो कोल है इट कंटेन्स, सबसे इंपॉर्टेंट है जो इंडिया के कोल में है वो हाई एश कंटेंट होता है, 35 से 50% एश कंटेंट है, सल्फर कंटेंट कम है कंपेयर टू अदर जो बाकी कंट्रीज में माइन की जाती है। तो बर्निंग कोल विद मोर एश इरोड्स बॉयलर ट्यूब्स एंड अदर कंपोनेंट्स, उससे उनको भी इफेक्ट होता है, जिससे कि बेसिकली जो प्लांट की अवेलेबिलिटी है, इफिशियंसी है, जो परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्ट होती है। तो उनकी एफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट हो रही है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे सजेशन ये है कि जो यही सर्फ वाला तो हमने बता दिया, जो रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग जो हमारे टीपीपी है थर्मल पावर प्लांट्स है उनके साथ रेट्रोफिट कर सकते हैं हम फ्लू गैस डीसल्फ्राइजर्स के साथ, एफजीडीज के साथ, और उनकी जो स्पेसिफिक कोल कंजम्पशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू 1.5% से लेकर 1.7% तक, जिससे बेसिकली लोअर एफिशिएंसी और हायर एमिशंस को जो है हम लीड कर, जिसकी वजह से मतलब बेसिकली जो लोअर एफिशिएंसी और जो हायर एमिशंस है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो इंडिया कैन देयरफॉर रिड्यूस पार्टिकुलेट एमिशंस बाय मोर देन 99.97%। देखिए कितना ज्यादा कम कर सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर के एमिशंस को हम, जस्ट बाय इंस्टॉलिंग लो कॉस्ट हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स एंड रिजर्व एफजीडीज फ्लू गैस डीसल्फ्राइजर्स फॉर टीपीपी नियर अर्बन एरिया। तो एक ये स्टेप जो है ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, सॉल्यूशंस में आप लिख सकते हैं, मेंस में आपका बेसिकली काम आएगा आंसर राइटिंग में। ठीक है ना, तो अगर आप ये लो कॉस्ट हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आप यूज करते हैं और रिजर्व जो आप एफजीडी यूज करते हैं, तो उससे जो आपका जो पार्टिकुलर मैटर का एमिशन है वो कम किया जा सकता है अप टू 99.97%। ठीक है जी, फिर साथ में इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट जो है दे ऑल्सो हैव एफिशिएंसी ऑफ 46 to 48% एंड कैन कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा चीज ये है कि इनको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर वेयर डज दिस लीव कोल, तो कोल कहाँ पे रह जाते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है एक रिजल्ट है कंबशन ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल्स नॉट जस्ट कोल। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सिर्फ कोल के बर्न करने से जो है ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है जब भी आप उनको कंबशन कर रहे हैं, तो चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो
केरोसिन हो और भी हो, तो उसमें जेट अगर आप प्लेन उड़ा रहे हैं, एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, उसमें भी तो एमिशंस हो ही रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग है। तो सिर्फ कोल के बर्न करने से नहीं होती है, बाकी सब कैसे भी होती है। इंडिया के लिए ये है सजेशन कि जो लो कार्बन डेवलपमेंट है, इट इज नॉट ए चॉइस बट अ नेसेसिटी, एंड द स्टेप्स टू अचीव दिस आर रिफ्लेक्टेड इन लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। वो उसमें साफ साफ नजर आते हैं, और ये होप की जाती है डेवलप्ड कंट्रीज हैं, they will take the lead in combating climate change and provide new and additional climate change financial resources and technology transfer to the developing countries as per UNFCCC and its Paris Agreement। उनके अकॉर्डिंग जो है उनको क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी। न्यू और एडिशनल क्लाइमेट फाइनेंसिंग अगर प्रोवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है डेवलप्ड कंट्रीज कुछ कर पाएंगी। ये ब्यूटीफुल नजारा आप देख सकते हैं, ये है नॉर्दर्न लाइट्स, इनको बोलते हैं हम नॉर्दर्न लाइट, और ये इनको दूसरा नाम है इनका ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है ना। ये इल्यूमिनेट करती हैं कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर, ये देख रहे हैं आप। और सोमरओय नॉर्वे में ये आपको देखने को मिलेंगी। ये नवंबर 19 2023 का नजारा है। इनको बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स या फिर ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है जी। और बेसिकली होती किसकी वजह से आप ध्यान रखेंगे, साइंस में आपको ध्यान रखना है कि इनका जो मेन कारण है होने का वो है दीज आर कोज्ड बाय कोरोनल इजेक्शंस ऑन द सन, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दिस इज इट, होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जैसा भी आपको डिस्कशन लगा है, और जो इम्प्रूवमेंट है वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। सो ज्वाइन कीजिए हमें, हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को शेयर करेंगे तो आउटरीच भी बढ़ेगी। सो थैंक यू।